आम जन में ये भावना है कि ये केवल और केवल झूठ बोल के गुमराह करके ऐसी घोषणाएं करते हैं। संसदीय जो चुनाव है उसमें परिणाम कुछ और रहता है और विधानसभा में कुछ और परिणाम रहता है। मैंने उनके यूट्यूब पे कुछ मैंने पढ़ा देखा था कि उन्होंने नहर में बीजेपी वालों ने जहर डाल दिया। अब इस तरह की कितनी झूठ बोलेंगे कि इनके झूठ का कोई अंत नहीं है। ये कच्ची बस्ती जो एक तरह से आम आदमी पार्टी का बेस माना जाता है, क्या आपको लगता है उस बेस को आप इस बार क्रैक कर पाएंगे? अनेक कॉलोनियों में मैं गया हूँ कि हमारे को बोतलों से पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी आता है। जिस तरह से केजरीवाल जी के घोटाले सामने आ रहे हैं, केजरीवाल की जो गुमराह कर रहे हैं, जो झूठ सामने आ रही है, उसको भली भांति पहचान रही है। आज मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, क्या इसमें रिजर्वेशन नहीं था? दलितों के कल्याण के लिए काम किया, संसद में इसी को मुद्दा बना दिया। अमित शाह जी किस तरह से बात कर रहे थे, किस तरह से बात को कह रहे थे, लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना ये गलत बात है। वो एक बार अपन पीते हैं, पानी तो कुल्ला करते हैं, उसके बाद पिया जाता है। तो केजरीवाल जी जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो दिल्ली में होने नहीं देते हैं। जब हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी तो इस एक साल में इतने काम हुए हैं, पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया, समय पे काम नहीं किया, उसमें भ्रष्टाचार किया। मैं दिल्ली में भी यही चाहूंगा कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। जो शराब घोटालों में कितने लोग बंद हैं, उसको तो वो साजिश का नाम देते हैं कि साजिश है। और एक साजिश हो सकती है, दो साजिश होती है, हर चीज में झूठ तो सामने आ ही रही है ना। दिल्ली के अंदर बीजेपी का इस बार आंकड़ा क्या होगा? मैं मानता हूँ कि 40 पार वहाँ पे नीचे। आज किरोड़ीलाल मीणा है, वो भी आए थे और उन्होंने बाहर मीडिया से लोगों से बात करते हुए टिप्पणियां दी कि उस सरकार में भी अपमानित था, इस सरकार में भी अपमानित था। लालजी मीणा जी शुरू से संघर्षशील है और एक अच्छे नेता है। डिप्टी सीएम का जो दूदू जिला बना था वो बड़ा बोल्ड फैसला हुआ। जिले बनाए थे वो आनन फानन में उन्होंने बना दिया। उनके एमएलएज को खुश करने के लिए उन्होंने बनाया कि वहाँ के लोग बेरोजगार नहीं रहे। इस पे ज्यादा मेरा फोकस। जिलों के पुनर्गठन को लेकर कुछ वापस से आप सोच रहे हैं? कभी न कभी तो जिले बनेंगे ही और आगे कभी जनसंख्या विस्तार होता है, सब होता है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। प्रेमचंद बैरवा जी की जो शख्सियत है राजनीतिक रूप से वो एक डिप्टी सीएम की तो है ही, लेकिन इस वक्त और ज़्यादा मौजू हो गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। लगातार आप वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, कई दौरे हो चुके हैं और फिर उनका जाने का कार्यक्रम बन रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली जो विधानसभा चुनाव है उसको किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने नॉमिनेशन के वक्त भी गए थे और इलेक्शन कैंपेन भी किया है, तो वहाँ क्या तस्वीर बन रही? देखिए, दिल्ली की जनता जिस तरह से 11 साल से केजरीवाल जी का जो कार्यकाल वहाँ रहा है, तो आम जन में ये भावना है कि ये केवल और केवल झूठ बोल के गुमराह करके ऐसी घोषणाएं करते हैं और बाकी हम लोगों को कुछ आज दिन तक मिला नहीं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पे उनका विश्वास है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में एक हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया, एक विजन के साथ काम करते हैं और एक लास्ट की पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा आम जो हमारा समाज में पीछे रह गया उसको ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने करके दिखाए हैं जो हमारी पीढ़ियां जिनके बारे में सोचती थी। राम मंदिर हुआ, 3 तलाक हुआ, इस तरह के काम भी उन्होंने उनके कार्यकाल में किए हैं। और आज भी जिस तरह से अगर उन्होंने जिस तरह से काम कर रहे हैं कि मेरा समाज, मेरा 4 समाज वो मान के काम कर रहे हैं, एक गरीब, एक किसान, एक युवा और एक महिला, उनको लेकर उनके लिए अलग अलग प्रकार से एक कार्य योजना करके और उनको ऊपर लाने का काम वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन संसदीय जो चुनाव है उसमें परिणाम कुछ और रहता है और विधानसभा में कुछ और परिणाम रहता है। 17% से ज़्यादा वहाँ पे दलित हैं, वोटर्स हैं, 600 से ज़्यादा कच्ची बस्ती हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने पहले का कार्यकाल रहा जिसमें उन्होंने गुमराह किया और दोबारा भी उन्होंने कहा कि मुझे समय कम मिला है, मुझे और समय चाहिए, यह कह के उन्होंने फिर दोबारा वो आए। लेकिन आज भी उनका यही है कि मेरे जो सोच थी, मेरी जो परिकल्पना थी वो पूरी नहीं कर पाया हूँ, मुझे और समय चाहिए। इस तरह से करते करते वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कुछ विजन के साथ काम नहीं करते हैं, इस तरह के गुमराह कर रहे हैं। अभी मैंने उनके यूट्यूब पे कुछ मैंने देखा था कि उन्होंने नहर में
बीजेपी वालों ने जहर डाल दिया। अब इस तरह की कितनी झूठ बोलेंगे, कोई झूठ भी इस तरह की। अब आम जन जो शिक्षित वर्ग है, जो युवा है, महिलाएं हैं, ये सब मान चुकी हैं कि इनके झूठ का कोई अंत नहीं है, किसी भी बात को झूठे रूप में ये प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अब आम जन भावना एक वास्तविक है, मोदी जी हमारे जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रीति नीति और संस्कारवान पार्टी है, और इसमें एक राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके और राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, और मैं मानता हूं कि अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इस बार स्टार प्रचारकों की जो सूची आई राजस्थान से, जो दिल्ली में वहाँ प्रचार करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ में आपका नाम, ये बताता है कि दिल्ली इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर से आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, दलित समुदाय से, 17% आबादी वहाँ पर दलितों की है। जो मेरे पास डेटा है, 600 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो ये कच्ची बस्ती जो एक तरह से आम आदमी पार्टी का बेस माना जाता है, क्या आपको लगता है उस बेस को आप इस बार क्रैक कर पाएंगे? देखिए, जिस तरह से मैं आपको यही बता रहा था कि जिस तरह से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बेचारे गरीब मजदूर तबके के लोग होते हैं, उनको गुमराह करने का काम किया। लेकिन अब हम लोग उनसे जाके पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे को अनेक कॉलोनियों में मैं गया हूं कि हमारे को बोतलों से पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी आता है। तो एक बार गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अब वहाँ का जो युवा है, जो आज पढ़ लिख रहा है, वो युवा इस बात को समझ रहा है कि कौन सी पार्टी और क्या कर रही है। और जिस तरह से केजरीवाल जी के घोटाले सामने आ रहे हैं, केजरीवाल की जो गुमराह कर रहे हैं, जो झूठ सामने आ रही है, उसको भली भांति पहचान रही है। निश्चित रूप से उनमें काफ़ी बदलाव होगा। और जिस तरह से दलित समाज में जिस तरह का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मान सम्मान करके हमारी समाज का उन्होंने मान सम्मान किया है, तो ये लोगों में विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे समाज का जो मान और सम्मान दिया हमारे लोगों को, आज मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, क्या इसमें रिजर्वेशन नहीं था? लेकिन उनका एक लक्ष्य है कि हम हमारे लोगों की प्रतिभा को, हमारे जो पिछड़ी जाति, हमारे गरीब लोगों को हम ऊपर लाएं, उनकी प्रतिभा को भी हम देखना चाहते हैं और उन लोगों में एक विश्वास पैदा किए। तो मेरी समाज के और मेरी जो हिंदुस्तान में रहने वाले आज मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि हमारे लोगों को सम्मान देने का काम किया। लेकिन संसद में इसी जिस मुद्दे को आप कह रहे हैं कि दलितों के कल्याण के लिए काम किया, संसद में इसी को मुद्दा बना दिया कांग्रेस ने, खास तौर से अमित शाह जी के बयान को लेकर, कि अम्बेडकर और संविधान को लेकर उनका जो अब बयान आपको भी पता है अमित शाह जी किस तरह से बात कर रहे थे, किस तरह से बात को कह रहे थे, लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना ये गलत बात है। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी वह उसमें पानी को ऐसे पी रहे थे, उस फोटो को खींच के दिखा रहे हैं। वो एक बार अपन पीते हैं, पानी तो कुल्ला करते हैं, उसके बाद पिया जाता है ये जनरली। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह से बातें कहते हैं, मैं मानता हूं कि हमारी समाज में इस तरह की गुमराह करने का काम नहीं है। उसका लक्ष्य होना चाहिए हम सब मिलके एक सहयोगात्मक भावना से एक राष्ट्र हित में काम करें। हम हमारी जब तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो विजन है, वो यही है कि मैं विकसित भारत का सपना उन्होंने लिया है। तो विकसित भारत का सपना जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मेरी हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति, उसको रहने के लिए मकान, उसकी आर्थिक स्थिति सही हो और उसकी भूमिका एक विकसित भारत को बनाने में राष्ट्र निर्माण की भावना हो, जब जाके पूरी होगी। इस भावना को और इस विजन को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, रात दिन इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करते हैं वो, कि मैं किस तरह से मेरा विकसित भारत का सपना पूरा हो। उसमें मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि इस विजन को साकार करने के लिए हम सब वर्ग, हम सब जातियां इस चीज़ पे लगे कि वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहीं कोई वर्ग या किसी जाति को लेकर कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं बनाते, कोई धर्म को लेकर नहीं बनाते। जो उनकी कल्याणकारी योजना है वो केवल जो हमारी समाज से पीछे रह गए उन लोगों को ऊपर लाने का काम करते हैं। और वही तो केजरीवाल जी जो जन कल्याणकारी योजना है वो दिल्ली में
होने नहीं देते हैं, क्योंकि वो उन योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचने देते। क्योंकि मैंने देखा तो वहाँ राशन कार्ड भी नहीं मिले बने लोगों के, सब वहाँ पे इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो इसका मतलब वो ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो विजन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, और अब आम जन में ये भावना पैदा होगी जी। कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए हम आपने सब जी, सहयोग करेंगे। जी, आप दिल्ली के अंदर आपने देखा है कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी आप कवर कर रहे हैं और जिम्मेदारियां भी हैं उस रूप में। आपको क्या कारण बड़ा नजर आता है जिस उस कारण को बीजेपी के अंदर जिसको सुधारने की जरूरत है या उस पर हम दमखम ज्यादा दिखा रहे हैं? क्योंकि नेताओं की कमी नहीं है वहां पर, चाहे हर्षवर्धन जी हों और तमाम जो लोग हों, परेश जी हों। नहीं, देखिए, हम जहाँ तक है कि हम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो हर समाज और हर तबके तक, नीचे के स्तर तक जाकर हम काम करने की ज़रूरत है। जो हम काम कर रहे हैं निश्चित रूप से, क्योंकि वो जो गुमराह कर रहे हैं, केवल उस गुमराह को वहाँ तक गुमराह हो रहे हैं, वहाँ तक पहुँच के और उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनके मन में भी है ये चीज़ कि वास्तव में ये झूठ बोली जा रही है, और ये घोषणाएँ कर रहे हैं, वो घोषणाएँ भी झूठी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री या हमारा मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं कर रहे हैं, हम उनको कोई बंद नहीं कर रहे हैं। हम तो उसको ज्यादा देने का हमारा मैनिफेस्टो में है। जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जो पीछे रह गए वो किस तरह से ऊपर आए, ये इस विजन को लेकर चलते हैं। आपके इलेक्शन कैंपेन में राजस्थान की कौन सी ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिसको आप वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट को दिखाते हैं? क्योंकि मुकाबला एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का है देखिए बड़ा चैलेंज। देखिए जहाँ जहाँ भी हमारी डबल इंजन की सरकार, पहले हमारे यहाँ पे राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे जो केंद्रीय लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल तक नहीं पहुंचने देते थे। अब जब हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी, तो इस एक साल में इतने काम हुए हैं कि जैसे हमारी ईआरसीपी की योजना थी, हर खेत हर लोगों के पास पानी पहुंचे, वो हमारी साकार हुई है। हम अब केंद्र सरकार की कोई भी हम काम मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका पहले भी विजन था, और हमारे जल जीवन मिशन के तहत हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे सेंटर से पैसे दिए, लेकिन उस पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया, समय पे काम नहीं किया, उसमें भ्रष्टाचार किया। लेकिन जब अब हमारी डबल इंजन की सरकार आई तो वो निश्चित रूप से धरातल पे आ रहा है काम, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने यहाँ पे राजस्थान में एक साल में ही इतने काम किए हैं, जो जनता में, आम जन में भावना ये आ गई है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का फायदा है। जी। इस तरह से ही मैं दिल्ली में भी यही चाहूंगा कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली की सड़कें जो खड्डे पड़े हुए हैं, पहले हम क्या कर देखते थे कि हम यूपी में जाते थे, जी। आज के 10 साल पहले, तो वहां पे रोडों पे जाते ही लगता था कि यूपी की सड़कें आ गई। आज हम ये स्थिति दिल्ली में देख रहे हैं, तो दिल्ली का नुकसान किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि वहाँ पे यूपी में हमारे योगी जी ने जिस तरह से काम किया, आज सड़कें जाते ही हम देखते यूपी में घुसते ही कि सड़कें अच्छी हो गई। तो एक विजन के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त होकर अगर काम करता है आदमी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे काम और विकास होता है। लेकिन केजरीवाल जी का कहते हैं कि मैं ये नहीं करता, लेकिन बहुत बड़े बंगलों में भी रहते हैं वो। पहले कहा मुझे नहीं चाहिए। अब उन्होंने जो शराब घोटालों में कितने लोग बंद हैं, वो भी खुद भी गए हैं। तो इस तरह के घोटाले अब जनता उसको के तो वो सामने भी आ साजिश रहे का हैं। नाम देते हैं कि अब साजिश है और देखिए उसको खुद को भी जेल साजिश में भेज दिया साजिश गया। एक साजिश हो सकती है, दो साजिश होती है, हर चीज में झूठ तो सामने आ ही रही है ना। हम्म। तो ये साजिश नहीं, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम नहीं। प्रेमचंद जी, कितना आपको लगता है कितनी सीटें आप चूंकि दौरे कर रहे हैं फिर जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, बीजेपी का इस बार आंकड़ा क्या होगा विधानसभा में? मुझे जिस भावना से लोगों का जो भावना है, और भारतीय जनता पार्टी में वो विश्वास कर रहे हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे विश्वास कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं मानता हूं कि 40 पार वहां पे होनी चाहिए। 40 पार होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा की बात कर लेते हैं क्योंकि मौका है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, अभिभाषण हुआ है। पहले तो अभिभाषण को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष है वो जाहिर तौर पर तुरंत विधानसभा के बाहर आते हुए आलोचना कर रहा है इस अभिभाषण की। देखिए, मैं उनके लिए नहीं कहूंगा कि उनका काम आलोचना है। मैं यही कहूंगा उनको कि आलोचना नहीं है, आप राजस्थान के विकास के लिए सहयोगात्मक भावना रखें। बाकी कोई चीज अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विकास की दृष्टि से अच्छी लगी, उसकी राह दो, उसके लिए मांग करो। लेकिन आलोचना, जो काम किया है अभिभाषण में, जो सामने है, जो हमने एक साल में काम किया, वो सामने रखा है।
बजट सत्र है तो आज किरोड़ीलाल मीणा है वो भी आए थे और उन्होंने बाहर मीडिया से लोगों से बात करते हुए टिप्पणियां दी कि उस सरकार में भी अपमानित था, इस सरकार में भी अपमानित था, इस तरह की बातें। तो उनके बयान लगातार आते रहते हैं, इससे कोई अनजान नहीं है। किस देखो, रूप में आप देखते माननीय हैं? किरोड़ीलाल जी मीणा जी शुरू से संघर्षशील है और एक अच्छे नेता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी सरकार के बारे में, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता, जिसको जो दायित्व मिलता है उसको बखूबी से निभाता है। अगर कोई भी बात है किरोड़ीलाल जी की, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छे कैडर के नेता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के अनुसार वो चलते हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर बहुत माहौल था और आप खुद भी विदेश में गए थे दौरों पर। क्या आपको लगता है इसका आउटकम है वो कब से आना शुरू हो जाएगा? किस रूप देखिए, में अभी तस्वीर बदलती अभी जो? अभी जो राइजिंग राजस्थान का समिट यहाँ पे हुआ जी, है, जी। वो निश्चित रूप से इस राजस्थान के विकास के लिए अच्छा माना जा रहा है और वो धरातल पे भी कितने एमओयू है, वो निश्चित रूप से धीरे-धीरे धरातल पे आना भी शुरू हो गए हैं। और लो यहाँ पे क्या है कि बहुत अपार संभावनाएँ हैं। आप या माइनिंग की दृष्टि से ले लो, यहाँ पे टूरिज़्म की दृष्टि से ले लो, यहाँ पर सोलर की दृष्टि से ले लो, यहाँ पे अपार संभावनाओं को देखते हुए इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत आना चाह रहा है, क्योंकि एक शांत राज्य है और इसमें अच्छी संभावनाओं को देखते हुए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक सोच और विज़न भी यही है कि इनको हम एक जो एमओयू हुए हैं, वो एमओयू नहीं रहे, वो धरातल पे आए और इसको लेकर उन्होंने एक अलग से विंग भी खोली है, जिससे कि उनके सरकारी काम में कोई बाधा नहीं आए। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि वो धरातल पे उतरेंगे और हमारे राजस्थान में हमारे युवा हैं, उनको रोज़गार मिलेगा और यहाँ पे अच्छी सुविधाएँ भी हमारे को मिलेगी और राजस्थान आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। कुछ फैसले हुए हैं ज़िलों के पुनर्गठन को लेकर। ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि डिप्टी सीएम का जो दूदू ज़िला बना था, वो बड़ा बोल्ड फैसला हुआ और कैसे आप मतलब जनता को समझाएँगे और कैसे बताएँगे कि प्रशासनिक ज़रूरत थी? देखिए, जिले बनाए थे वो आनन-फानन में उन्होंने बना लिया। अगर एक उन्होंने जनसंख्या का आधार लेते हुए, आप क्षेत्रफल का आधार लेते हुए सही परिप्रेक्ष्य में बनाते तो निश्चित रूप से जिले ठीक थे। लेकिन वो आनन-फानन में बना के एक उनके एमएलएज़ को खुश करने के लिए उन्होंने बनाया, लेकिन एक पूरी उससे समीक्षा करके बनाते तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं होती। तो अब कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके एमएलए को लोगों को खुश करने के लिए बना दिया, अब तो डिप्टी सीएम है। लोग सोच रहे हैं कि दूदू ज़िला नहीं नहीं, रहा। नहीं, मेरा लक्ष्य एक है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरी एक विधानसभा क्षेत्र का ही जिला था, उसमें कोई जी। दूसरे गाँव भी नहीं था। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री आए और मेरे लोगों को रोज़गार मिले। सबसे ज़्यादा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत हो, वहाँ की शिक्षा अच्छी हो और यही कहूँगा कि वहाँ के लोग बेरोज़गार नहीं रहे, इस पे ज़्यादा मेरा फ़ोकस है। जी। ज़िलों के पुनर्गठन को लेकर कुछ वापस से आप सोच रहे हैं? मतलब ठीक है, उस सरकार ने गलती कर जब दी। भी नहीं, आपने जब उस भी समय जी, आएगा, जब देखेंगे वो चीज़। उसमें दूदू भी होगा। जब भी समय होगा, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने जिले बनाए तो कभी ना कभी तो जिले बनेंगे ही और आगे जी, जब भी जनसंख्या विस्तार होता है, सब होता है, जी। क्यों नहीं होगा? हायर एजुकेशन से जुड़े 2-3 सवाल ले लेते हैं। जैसे वहाँ पे रिक्त पद हैं, वो कैसे भरेंगे? काफ़ी समस्याएँ हैं। देखिए, हमारे करीब 2000 के करीब पद हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं, निश्चित रूप आ रहे हैं और 750 करीब और वैकेंसीज़ हमारी अभी निकली है और धीरे-धीरे जो वही स्थिति हमारे इन्होंने राजशेष में कॉलेजें खोल के स्टाफ कम था और कॉलेजें ज़्यादा खोल दी, वही उसी तरह से उन्होंने जहाँ माँगी वहाँ दे दी। लेकिन उसको हम विद्या संबल के तहत टीचरों की व्यवस्था कर रहे हैं और उनको व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। धीरे-धीरे हमारे 2000 ये आ जाएँगे, कुछ ये आ जाएँगे और धीरे-धीरे हम वैकेंसीज़ करके उनको अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, उसको ध्यान में रखते हुए वैकेंसीज़ को पूरी करेंगे। प्रेमचंद जी, एक हायर एजुकेशन से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज़ नए शुरू होते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट से उनकी स्वीकार्यता का इश्यू पेंडिंग हो जाता है, उसमें बच्चों का भविष्य है, वो अंधकार में रहता है। बताते हैं ऐसे कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं अलग-अलग विश्वविद्यालयों में, जो उन्होंने शुरू कर दिए और राजस्थान सरकार के रिकॉर्ड में उस रूप में नहीं है। क्या इसको आप देखिए, देखें? जो भी हमारे पास जो भी विषय की डिमांड या वो आई है हमारे पास, तो उसको पूरी करें। अब इस तरह से तो हमने ऐसे ही कई यूनिवर्सिटी पकड़ी है जिसमें जी। हमारी कोई मान्यता ही नहीं है और वो कोर्सेज़ चला रहे थे।
जी। बच्चों को डिग्रियां करा रहे थे। तो हम ऐसा नहीं है, हमने पकड़ी भी है, हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हमने पकड़ा भी है। तो इस तरह का अगर हमने मान्यता दी है तो वो चलेगा निश्चित रूप से सरकार। जी। और आपके बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर किस रूप में आप देखते हैं, जैसे आयुर्वेद भी है उसमें? हाँ, निश्चित रूप से हमारे आयुर्वेद में भी अच्छा काम हो रहा है, और हमारे परिवहन विभाग में भी हमने जो हमारी जो रोडवेज है उसमें हमने 1.25 करोड़ रुपए पर डे की एक्स्ट्रा इनकम अब हुई है हमारी, जब से हमने डिपार्टमेंट को संभाला। क्योंकि पहले एक ही गाड़ी 200 किलोमीटर चलती थी, हमने उसका 400 किलोमीटर चलाने का काम किया, उसमें वही ड्राइवर वही कंडक्टर, और उससे हमने गाँवों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, सिटियों को गाँवों को भी हमने जोड़ा है, जिससे हमारी इनकम भी बढ़ी है। कुछ नई बसें भी हमने 510 अभी करी है, और आगे भी बेहतर सुविधा हो हमारे यात्रियों के लिए, उसको देखते हुए भी हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद बैरवा जी हमारे से बात करने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव और राजस्थान के अंदर विधानसभा सत्र को लेकर आपसे बात की, और चलते देख बजट कैसा होगा राजस्थान का वो बताइए। देखिए, बजट राजस्थान का जो पहले आया वो भी एक देखने लायक बजट था। आज वो धरातल पे उतर गया, 6-7 महीने के अंदर ही धरातल पे 95% से ज़्यादा धरातल पे आ चुका हमारा 7 महीने पहले वाला बजट। और इस जो अब भी बजट आएगा, और उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये भी नहीं देखा था कि ये एमएलए कांग्रेस का है या बीजेपी का, सबको समान दृष्टि से, समान वर्ग और समान क्षेत्र को देखते हुए उन्होंने बजट दिया था। और आने वाला भविष्य में भी बजट अच्छा आएगा, इस राजस्थान के विकास के लिए आएगा, हर वर्ग हर जाति को देखते हुए बजट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम राजस्थान के मुखातिब थे पंजाब केसरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।